नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं मेंस के सारे टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे और अभी जो बचा हुआ समय है उसमें जितने भी चीज आप पढ़े हो उसको रिवीजन कर रहे होंगे। इस रिवीजन के टाइम में हम एक नया वीडियो सीरीज यहाँ पे लेके आए हैं। इस वीडियो सीरीज में जो चीज आप पढ़े हैं बस उसी चीज को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ हम लोग सब्जेक्ट लिए पॉलिटी। पॉलिटी में आप लोगों को पता होगा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट आता है और इस जजमेंट को लिख के आप आंसर का शुरुआत कर सकते हैं या आंसर के बीच में भी कहीं कहीं इसको लिख सकते हैं जहां आवश्यकता पड़े, या निष्कर्ष के तौर पे भी आप इस तरह के जजमेंट को कोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जो भी आंसर लिखिएगा उसमें थोड़ा सा आपका एक तरह से कहते हैं ना क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाएगा और मार्किंग में आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि आंसर जो चेक करे वो आपको 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दे। तो इस तरह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो भी महत्वपूर्ण जजमेंट है अलग अलग संदर्भ में, प्रस्तावना के संदर्भ में, मौलिक अधिकार के संदर्भ में, डीपीएसपी के संदर्भ में, राष्ट्रपति राज्यपाल के संदर्भ में, आपातकाल के संदर्भ में या कैग के संदर्भ में, चुनाव आयोग के संदर्भ में, इन सबको हम लोग यहाँ पे एक जगह कंपाइल करके समझने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे संविधानविद होंगे या संविधान सभा के सदस्य होंगे, उनके द्वारा भी संविधान के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है, कुछ कथन है। कभी हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वे में बोला गया है, कभी नेगेटिव वे में बोला गया है। तो उन सब कथनों को हम एक जगह कंपाइल करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे कथन आपको, जैसे कि उम्मीद करते हैं आप पब्लिक यहाँ जो पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो लक्ष्मीकांत का जो किताब है उसके बारे में आपको पता होगा। तो लक्ष्मीकांत का किताब है, करंट अफेयर में जो भी कथन हमको यहाँ पे मिला है उसको एक जगह हम कंपाइल किए और आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। इन कथनों को और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको आप अपने आंसर राइटिंग में थोड़ा बहुत यूज कीजिए। देखिए आपका मार्क्स जो है थोड़ा सा जरूर इंप्रूव होगा, आंसर का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा इंप्रूव होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज यहाँ पे देखते हैं कि पॉलिटी के संदर्भ में हम लोग क्या चीज यहाँ पे अपने आंसर राइटिंग को या आंसर को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से कथन या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर टाइम रहेगा तो हम प्रयास करेंगे इकोनॉमिक्स का जो करेंट डाटा है उसको भी आपको कम से कम बता दिया जाए। तो जो भी चीज आप बेसिक लिखे हैं उस करेंट डाटा का यूज करके आप बेसिक चीजों को अगर एक्सप्लेन कीजिएगा तो उसमें ज्यादा बेहतर होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका बेसिक भी हो जाएगा और करेंट डाटा भी हो जाएगा। चलिए, तो आज का हम लोगों का वीडियो जो है वो पॉलिटी से संबंधित है। तो पॉलिटी से संबंधित जैसा कि आप लोगों को कहा गया, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनके कथन को और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे कंपाइल करके एक जगह समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी आपका सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि एक जगह कथन को या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम लिख दिए एट रैंडम। आपको सिलेबस वाइज चीजों को बताया जाएगा ताकि आप कोई भी एक टॉपिक से संदर्भित अगर कोई आंसर शुरू कर रहे हैं तो आप उसको इस कथन के साथ आप क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जैसा भी आवश्यकता होगा आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आपका पॉलिटी में प्रियम्बल पढ़ना है, प्रस्तावना पढ़ना है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में अलग अलग लोगों का क्या क्या कथन है या सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोलता है प्रस्तावना को क्या कहा, वो देखिए प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला। तो N.A. पालकीवाला जो थे वो क्या बोले थे प्रस्तावना को लेके, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो प्रस्तावना को वो क्या बोलते हैं, संविधान का परिचय पत्र। तो जब भी आप प्रस्तावना के बारे में कुछ आंसर या क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आंसर आप लिखिएगा तो आप इनका नाम का उल्लेख कर सकते हैं कि N.A. पालकीवाला के द्वारा संविधान का जो प्रस्तावना है उसको क्या बोला गया है, संविधान का परिचय पत्र। आपका छोटा छोटा एक एक पॉइंट जो है आपका जो आंसर का क्वालिटी है उसको इंप्रूव करेगा, जो है ना एक तरह से कहते हैं ना इंटरेस्टिंग बनाएगा आपका आंसर को। और यही सब चीज जो है एक एक मार्क्स, 2-2 मार्क्स आपका हर एक क्वेश्चन में बढ़ाएगा और इस तरह से ओवरऑल हो सकता है आपका 7 से 8 नंबर जो है एक ही पेपर में बढ़ जाए। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट में आपको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है कि कैसे थोड़ा सा क्वालिटी को इंप्रूव करें, क्योंकि पढ़ तो सबको एक ही रहा है लेकिन आपको उसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आना है उन्हीं सब सोर्सों को पढ़ के। संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ये प्रस्तावना के बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए N.A. पालकीवाला तो बहुत छोटा स्टेटमेंट है, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। संविधान को परिचय, जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है ना एक व्यक्ति का, उसी तरह से बोला गया कि अगर प्रस्तावना है तो प्रस्तावना संविधान का एक क्या है, परिचय पत्र है। उसी तरह से यहाँ पे संविधान सभा के सदस्य, याद रखिएगा ये लोग कोई आम व्यक्ति नहीं है, जो संविधान बना रहे थे उस सभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा प्रस्तावना के बारे में ये कथन जो है वो कहा गया है। तो अपने तरफ से कुछ कहने से अच्छा है कि वहां के जो लोग थे उनका क्या कथन था उसको आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो ठाकुरदास भार्गव जो है, उम्मीद करते हैं नाम याद हो रहा होगा, N.A. पालकीवाला, दूसरा है ठाकुरदास भार्गव। अब ये वीडियो अंत तक देखिए, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत कथन आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। तो बोलता है प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है तथा संविधान की
संविधान की आत्मा है, यहाँ पे लिख लिए, यह संविधान का आभूषण है और कुंजी भी है। आत्मा भी है यहाँ पे बोला गया, कुंजी भी है और साथ में आभूषण भी है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन यानी कि यहाँ पे उसका इवेल्युएट उसको कर सकता है। तो कहने का मतलब है, खाली याद रखिएगा, पंडित ठाकुरदास भार्गव का नाम, ये संविधान सभा के सदस्य थे। इनके द्वारा क्या बोला गया है ये प्रस्तावना के बारे में, कि प्रस्तावना जो है वो सबसे सम्मानित भाग है। अगर पूरे संविधान का सबसे सम्मानित भाग अगर बोला जाए तो वो किनको बोला गया है, यहाँ पे आपका प्रस्तावना को। यहाँ तक की बोला गया है इनके द्वारा, पालकी वाला के बारे में बोला जाता है कि ये जो बोले थे वो संविधान के प्रस्तावना को ही आत्मा कह दिए थे। संविधान का आत्मा कौन है, ये प्रस्तावना ही है। आप पढ़े होंगे बी आर अम्बेडकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा मानते हैं। तो आपको जानना होगा कि कौन है ना, किस आर्टिकल को या किस चीज को संविधान का आत्मा करे। तो यहाँ पे ठाकुरदास भार्गव, उम्मीद करते हैं नाम याद हो रहा होगा, ठाकुरदास भार्गव, ये क्या बोलते हैं कि अगर संविधान का सबसे सम्मानित कोई भाग है तो वो भाग कौन सा है, प्रस्तावना। दूसरा चीज है संविधान का कोई आत्मा है तो वो आत्मा कौन है, प्रस्तावना। तीसरा चीज, अगर संविधान का कोई कुंजी है, चाबी है, जिससे हमको जैसे होता है ना कि ताला को है ना खोलने के लिए आपको क्या चाहिए, चाबी से अगर खोलिएगा तो अंदर जो भी चीज है आपको क्या होगा, दिखेगा। तो उसी तरह से प्रस्तावना क्या है, एक ताला। संविधान अगर अंदर का चीज है तो प्रस्तावना एक क्या है, कुंजी है, चाबी है। उसको खोलिएगा या उसको पढ़िएगा तो आगे संविधान में क्या लिखा हुआ है वो चीज आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगा। तो आभूषण भी है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको नाम याद हो गया होगा, ठाकुर यहाँ पे पंडित ठाकुरदास भार्गव। ये संविधान का जो सबसे सम्मानित भाग है वो प्रस्तावना को बोले थे, आत्मा इनको बोला गया है, इनके द्वारा पूंजी बोला गया है, और संविधान का जो आभूषण है, श्रृंगार है, वो भी किसको बोला गया है, प्रस्तावना को ही बोला गया है। आगे यहाँ पे बोलता है यह एक उचित स्थान है, मतलब प्रस्तावना ही एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। अगर संविधान क्या है उसको एवेल्युएट करना, उसका मूल्यांकन करना है तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह कौन होता है, प्रस्तावना। तो उम्मीद करते हैं ये दो नाम आपको याद रहा होगा, N.A. पालकीवाला और दूसरा पंडित ठाकुरदास भार्गव। अगर प्रस्तावना के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है और इससे आप शुरू करते हैं या इसको आप निष्कर्ष में देखते हैं तो उम्मीद करते हैं जो आंसर चेक करेगा आपको थोड़ा तो एक आध दो नंबर जो है वो एक्स्ट्रा देगा ही देगा। अब चलिए बाकी कम से कम देखिए, कम से कम एक आध दो कथन आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, बाकी कथन याद हो चाहे ना हो। ऐसा नहीं है कि हम तो लिखे ज्यादा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिखा हुआ है 4 कथन है तो चारों को ही याद करना। आपको जो आसान लगता है उनमें से एक दो कथन आप याद कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके संदर्भ में आप एक या दो कोटेशन भी अगर आप लिख देते हैं तो है ना सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा कोटेशन लिखना भी नहीं है। तो यहाँ पे बोलता है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनके द्वारा क्या बोला गया है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। हम लोगों के द्वारा एक बहुत लंबा सपना देखा गया था, तब जाके हम लोगों का भारतीय संविधान का निर्माण होता है। तो भारतीय संविधान का जो सपना देखा गया था, दीर्घकालिक विचार था, उसी का एक यहाँ पे जो रूप है वो कहां पे देखने को मिलता है, प्रस्तावना। कहते हैं ना कि एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश आजाद हुआ और देश आजादी के बाद हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को बना। तो बहुत लंबा यहाँ पे एक सपना था, एक विचार था, वो जाके आपको मूल स्वरूप में देखने को मिलता है संविधान। और संविधान के बारे में अगर जानना है तो बोला गया तो पूंजी कौन है, आपका प्रस्तावना। तो उस तरह से यहाँ पे आपको अगर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का स्टेटमेंट याद होता है तो ये भी आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि आप ढूंढ लीजिए या आपको कौन आसान लगता है, एक या दो स्टेटमेंट ही याद रखिए, ज्यादा याद करने का आवश्यकता नहीं। हम जितना किताब यहाँ पे मिला है उसको लिखने का प्रयास किए ताकि आपके पास ऑप्शन हो कि किसको याद करना है और किसको छोड़ना है। अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्र अर्नेस्ट बार्कर जो है वो क्या बोलते हैं, संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा। तो इस तरह से यहाँ पे एक अंग्रेज राजनीति शास्त्र है जिसका नाम है अर्नेस्ट बार्कर। तो अर्नेस्ट बार्कर क्या बोल रहे हैं कि जो भी संविधान को यहाँ पे लिखे हैं वो संविधान के प्रस्तावना को लिखे हैं, प्रस्तावना को भी वही लोग लिखे थे जो कि संविधान को लिखे हैं। तो इस तरह से उन्हीं में से कोई लोग लिखे हैं। तो इस तरह से प्रस्तावना को लिखने वाले को बोला गया कि राजनीतिक बुद्धिजीवी है ना। वो लोग कौन थे, राजनीतिक बुद्धिजीवी। तो आपको जो भी याद होगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर याद होगा तो इसको भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप अर्नेस्ट बार्कर को भी याद कर सकते हैं। ऊपर ठाकुरदास भार्गव है, इसको याद कर सकते हैं, या N.A. पालकीवाला है, इसको भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या बोला गया है। और प्रस्तावना को संविधान का कुंजी ये भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे पालकीवाला जो बोले थे, पंडित ठाकुरदास भार्गव जैसे यहाँ पे बोले थे, उसी तरह से यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का कुंजी है। तो इस तरह से आपको सारा स्टेटमेंट जान लेना है, आपको जो भी याद होता हो उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। प्रारूप समिति के सदस्य थे K.M. मुंशी। तो आपको पता होगा कि इसके जो मेन थे व्यक्ति अगर प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर, तो उन्हीं में से एक सदस्य थे K.M. मुंशी। उनका क्या कहना है, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है
आपका प्रस्तावना। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारी जो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है यानी भारत है, उसका ये क्या है, भविष्य फल है। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग लोगों के द्वारा प्रस्तावना को अलग अलग तरीके से देखा गया, उनका अलग अलग कथन आपको यहाँ पे बताया गया। उम्मीद करते हैं कम से कम एक आध दो स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, और प्रस्तावना से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसको आप जरूर इसमें कोट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जजमेंट दिया जाएगा। तो कथन हम लोग देख लिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट देखते हैं जो कि प्रस्तावना के संदर्भ में दिया गया। कौन कौन सा जजमेंट है वो देख लिए, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे नया पढ़ा रहे हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे तो ये सब सारा चीज किताब में लिखा हुआ है, बस यहाँ पे हम कंपाइल करके आपको बता रहे हैं। बेरूवाड़ी संघ मामला जो कि 1960 में आया, प्रस्तावना को संविधान का यहाँ पे क्या बोलता है, भाग नहीं है बोलता है, ये बेरूवाड़ी मामला वाला है। फिर है केशवानंद भारती मामले जो कि 1973 है, उम्मीद करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जान रहे होंगे, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, यहाँ पे आपको बोला गया। दूसरा है LIC ऑफ इंडिया मामला जो कि 1995 में आया, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे फिर से जजमेंट देता है, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 जजमेंट जो है वो प्रस्तावना को लेके आया है। पहला यहाँ पे दिया गया है बेरूवाड़ी जो कि 1960 है, दूसरा है केशवानंद, ये दो को तो उम्मीद करते हैं सबको याद रहा होगा। एक तीसरा भी है जो कि आपको किताब में ही पॉलिटी का लक्ष्मीकांत में ही मिलेगा, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि संविधान जो है, सॉरी प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही क्या है, आंतरिक हिस्सा है। तो यहाँ पे ये बात को लेकर विवाद था कि संविधान में है ना, सॉरी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उसको लेके है ना जजमेंट आ रहे थे ये सब सारे। तो इस तरह से यहाँ पे ये जजमेंट देख लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग जजमेंट के दौरान दिया गया कुछ कुछ कथन है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ एग्जैक्ट कहीं कहीं डेट मिलता है, कहीं कहीं डेट नहीं मिलता है। तो यहाँ जो डेट मिला है उसको हम लिख दिए, नहीं मिला है तो उसको सीधे सीधे लिख दिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यहाँ पे बोलता है यह कथन है, सॉरी है ना, जजमेंट नहीं है, सॉरी कथन है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक कथन है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। तो जब आप प्रस्तावना लिखिएगा या संविधान का विशेषता लिखिएगा तो संविधान के विशेषता में आपको बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करना होगा। तो उसमें आपका यहाँ पे दिया गया है समाजवाद या है ना लोकतांत्रिक समाजवाद को एक्सप्लेन जब करना होगा, समाजवादी हम लोग बोलते हैं ना देश, तो इस तरह से यहाँ पे बोला जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है गरीबी, उपेक्षा यानी कि जो उपेक्षित है, जिसको समाज में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला है या उसके साथ हमेशा से भेदभाव किया गया, तो उपेक्षा हो गया। उसके बाद बीमारी, ये सब बीपीएससी में आप देख रहे होंगे कि इसको दूर करने के लिए सरकार प्रयास करते रहती है। उसके बाद है ना अवसर की असमानता को क्या करना है, समाप्त करना है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि लोकतांत्रिक यहाँ पे समाजवाद मतलब होता क्या है, कि समाजवाद यानी कि समाज के सभी लोगों को के साथ एक तरह से कहिए किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना। तो यहाँ पे बोला गया कि जो भी गरीब है उनको गरीब नहीं रहने देना है, उसको भी मुख्य धारा में लेके आना है। किसी के साथ अगर किसी तरह का कोई भेदभाव किया जा रहा है तो उनको भी हमको मुख्य धारा में लाना है। तो गरीबी है, उपेक्षा है, बीमारी है या अवसर का समानता, बहुत सारे आपको देखने को मिलता है, राजनीति में अवसर नहीं मिल रहा है, शिक्षा में अवसर नहीं मिल रहा है, नौकरी में नहीं अवसर मिल रहा है, तो सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाती है और सबको समान अवसर मिले इसका वो प्रयास करती है। तो इस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना ही लोकतांत्रिक यहाँ पे समाजवाद है। और ये किसका कथन है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कथन है। अगला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ही कथन बेरूवाड़ी सॉरी केशवानंद भारती के बाद यहाँ पे आता है 1974 में। यहाँ पे देखिए बोला क्या है, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य, देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य को लेकर भी कभी कभी विवाद होता है। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में क्या कथन था वो यहाँ पे आपको हम बता दिए। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब क्या है। तो अपने से कुछ लिखने से अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कथन है तो उसको आप लिख दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कथन है कि शब्द का स्पष्ट रूप संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है कि यह धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है उसका मतलब क्या होता है, उसको स्पष्ट रूप से डिफाइन संविधान में तो नहीं किया गया है। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए संविधान के अनुसूची 25 से लेके अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक जोड़े गए हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का आपको क्या दिया गया, अधिकार दिया गया मौलिक अधिकार के अंतर्गत 25 से 28। तो कहा जा रहा है धर्मनिरपेक्ष को डिफाइन भले संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन जो भी संविधान बना रहे थे उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात तो था कि भारतीय समाज को या भारतीय राज्य को या भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही बनाना है, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना है। इसीलिए बोला गया है आर्टिकल 25 से 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा बोल रहा है कि ठीक है, भारतीय संविधान में किसी भी आर्टिकल में या कहीं पे भी धर्मनिरपेक्ष का कोई परिभाषा दिया नहीं गया, लेकिन जो भी संविधान बना रहे थे उनके दिमाग में धर्मनिरपेक्ष भारत को बनाने का ही
है ना, एक ढांचा रहा होगा या धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का ही उनके दिमाग में चल रहा होगा। इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पे 25 से 28 के बीच में यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये 2 जजमेंट आपको याद हो गया होगा। तीसरा जजमेंट जो आता है वो है ना 1997 में आता है। वो क्या है? संविधान का एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे प्रत्येक नागरिक को भारतीय गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सकता है। मतलब कुल मिला के इसका निष्कर्ष भी आप थोड़ा बहुत देखिए, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो आप लिख नहीं सकिएगा, तो इसका जो निष्कर्ष है, सार है, उसको आप पकड़ने का प्रयास कीजिए। वो होता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या किया जा सके, प्रदान किया जा सके। कहने का मतलब डीपीएस में आप देख रहे होंगे कि सरकार हमेशा प्रयास करती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी सामाजिक भेदभाव ना हो, या आर्थिक स्थिति सबका क्या रहे, बेहतर रहे, या राजनीति में भी सबको समान रूप से भागीदारी मिले। तो किसी तरह से किसी भी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीति में भेदभाव का सामना ना करना पड़े, सभी क्षेत्र में उनको न्याय मिले, ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना होगा। यही सम महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का एक क्या है, आपका जरिया है। मतलब आपको किसी भी तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लोगों तक पहुंचाना ही होगा, तब हम कर सकते हैं कि यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था का एक बेहतर लक्ष्य जो आप रखे थे वो क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल जो है उसके बारे में हमको है ना थोड़ा बहुत स्टेटमेंट और जजमेंट को पढ़ना है। और दूसरा है यहाँ पे आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो मूल एक तरह से कहिए जो स्वरूप है, मूल ढांचा है जो है केशवानंद भारती के केस में जो बताया गया था, उसके बारे में यहाँ पे क्या क्या जजमेंट है और क्या क्या कथन है, एक एक करके हम लोग चलिए देखते हैं। तो बोला जाता है मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में बोलता है सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी थी। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि कभी कभी तुलना करने के लिए कहता है ना कि यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है और नीति निर्देशक तत्व है, उनके बीच क्या डिफरेंस है, क्या तुलना करना होता है, या है ना क्यों उसको अलग रखा गया, मौलिक अधिकार को क्यों है ना अलग किया गया, तो इसके बीच में कभी कंपैरिजन करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो मिनर्वा मिल्स मामला है जो है ना यहाँ पे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये जो है इसमें एक कथन दिया गया था। उस कथन में बोलता है भारतीय संविधान का जो नींव है, जब बोलते हैं ना बिल्डिंग का जो नींव है किस पे खड़ा है, तो यहाँ पे बोलता है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर खड़ा है। मतलब अगर दोनों में किसी को भी एक को आप हिलाइएगा डुलाइएगा तो हो सकता है भारतीय संविधान जो है अपना मूल स्वरूप को खो दे। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान अगर खड़ा है तो उसके पीछे 2 पिलर है, एक मौलिक अधिकार और दूसरा डीपीएसपी। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये जो मिनर्वा मिल्स मामला का ये जो कथन है वो आपको थोड़ा बहुत याद हो रहा होगा। अब है संविधान की आलोचना। देखिए संविधान अगर पॉलिटी से आप पढ़े होंगे तो वहां पे बताया जा रहा होगा कि संविधान इतना बड़ा लेंदी है, या अलग अलग लोग जो है इसको संविधान को थोड़ा सा आलोचनात्मक दृष्टि से देखे, आलोचना की है। तो उस आलोचना के तहत कुछ कथन जो है हम यहाँ पे लिखे, अगर 1-2 स्टेटमेंट भी आपको यहां से याद हो जाता है तो काफी है, ज्यादा आलोचना आपको ऐसे भी लिखना नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान अभी सक्सेसफुल है। तो सक्सेसफुल है तो जो आलोचना लिखा गया है वो आलोचना एक तरह से कहिए सही साबित हुआ नहीं, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा आलोचना को यहाँ पे याद करने का प्रयास नहीं करेंगे। आपको हम पढ़ दे रहे हैं, 1-2 आप आलोचना याद कर लीजिए, कभी आंसर राइटिंग के दौरान आपको लिखने के लिए मिलेगा, है ना। तो आप इसको क्या कीजिएगा, लिखिएगा। सबसे पहला एन श्रीनिवासन, ये क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान की भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 अधिनियम की नकल है। तो कहने का मतलब है इनका जो कहा जा रहा था एन श्रीनिवासन, ये क्या बोल रहे थे कि भारतीय संविधान का जो भाषा है और विषय वस्तु हम कर सकते हैं, यहाँ पे वस्तु करने का मतलब विषय वस्तु हो सकता है कि क्या कंटेंट वहां पे होगा, तो जो भाषा है, कंटेंट है, वो सीधे सीधे किसका नकल कहा जा रहा है, तो 1935 का। कहते हैं ना कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा भाग जो है वो किसका हिस्सा है, तो 1935 का। तो सीधे सीधे यहाँ पे एन श्रीनिवासन कहते हैं कि 1935 का ये कॉपी पेस्ट है, चाहे वो लैंग्वेज के दृष्टिकोण से देखे, चाहे वो कंटेंट के दृष्टिकोण से देखे। तो उम्मीद करते हैं ये याद हो गया होगा। फिर पी.आर. देशमुख जो कि सुप्रीम कोर्ट के एसएस के यहाँ सदस्य लिखे, यानी संविधान सभा के सदस्य थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य रहेंगे पी.आर. देशमुख, वो क्या बोलेंगे, संविधान अनिवार्यता भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जुड़ गया है। तो ये भी बस वही कहना चाह रहे हैं कि मोटा मोटी सेम टू सेम चीज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इसमें आपको वयस्क मताधिकार को जोड़ दिया गया है और यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। ये पी.आर. देशमुख। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 2 व्यक्ति के बारे में बताया गया, एन श्रीनिवासन और पी.आर. देशमुख के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हनुमंथैया, जो कि ये भी संविधान सभा के ही क्या थे, सदस्य थे। हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान के निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए। तो हनुमंथैया, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी एक दो जगह आपको आएगा। संविधान सभा के ये सदस्य थे। तो ये बोलते क्या है, देखिए बोलता है कि हम जो है वीणा और सितार का संगीत चाहते थे। मतलब होता है ना कि हम लोकल है या अपने देश के बारे में है, तो हमारा देश का वाद्य यंत्र क्या है, वीणा और सितार है। तो उसके अनुसार कहने का मतलब, इसका संदर्भ को समझिए कि हमको अपने भारतीय समाज को ध्यान में रखते हुए संविधान को लिखा जाना चाहिए था, लेकिन हम जो है वो 1935 के अधिनियम से यहाँ पे ले लिए और उसी में थोड़ा बहुत सुधार कर दिए। तो इनका ये कहना था कि वीणा और सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। यानी अंग्रेज जो संविधान बना दिए उसी को हूबहू हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लागू कर दिए। तो इनका कहना था भारतीय समाज को देखते हुए एकदम अलग तरीके से एक भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए था, जो कि है ना अंग्रेज के संविधान से बिल्कुल डिफरेंट हो। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि ये बोल रहा है कि एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं, यानी कि अंग्रेज का जो संविधान था उसी में थोड़ा बहुत हम परिवर्तन किए और इसको हम लोग सीधे सीधे लागू कर दिए। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान के निर्माता उसी प्रकार शिक्षित हुए थे। तो हमारे निर्माता जो थे, संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, इनके बारे में कहा गया। ऐसा है ना, हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि नया चीज ये लोग लिखे। क्यों? क्योंकि इनका जो अध्ययन हुआ था वो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, या अंग्रेजी है ना जो साम्राज्य था उन्हीं के शिक्षा के माध्यम से यहाँ पे चल रहा था। तो जिस तरह से लोग शिक्षित होंगे उसी तरह से सोचेंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पे मतलब वही बोला जा रहा है कि हम लोगों का मूल ढांचा जो दिखना चाहिए या मूल संस्कृति का जो रूप दिखना चाहिए भारतीय संविधान में, वो दिख नहीं रहा था। ये बाहरी प्रभाव इसमें ज्यादा देखने को हमको मिल रहा था। तो वही चीज यहाँ पे बोल दिए हैं, वीणा और सितार संगीत हम चाहते थे, लेकिन यहाँ पे तो अंग्रेजी का बैंड बाजा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश बैंड है ना संगीत सुन रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पे बोले कि इसके पीछे रीजन क्या है कि जो भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं वो ज्यादातर किससे शिक्षित हुए, तो अंग्रेजी समाज से ही शिक्षित हुए, या उनकी जो शिक्षा पद्धति है उन्हीं से इनका शिक्षा ग्रहण हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे हनुमंथैया जो है काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, संविधान सभा के सदस्य भी रहे। तो ये जो है यहाँ पे अपना ये कथन को बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लक्ष्मी नारायण साहू, जो कि संविधान सभा के ये भी सदस्य थे। तो अब इनका क्या कथन है इसको देख लेते हैं। बोलता है, जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया, भारत की मूलभूत आत्मा उसमें प्रकट नहीं होती, यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन ही टूट जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसको नहीं लेना है। जैसे कि बोले कि दो गो को आप लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे आलोचना करना नहीं है, क्योंकि ये भारतीय संविधान हम लोगों का है ना एक तरह से कहिए सफल सिद्ध हो चुका है। तो ये बोलता है कि ये प्रारूप संविधान, जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, वो उसका मूलभूत आत्मा उसमें प्रकट ही नहीं होता है। मतलब उसका जो आत्मा है वो उसमें दिखता ही नहीं है, ऐसा यह बोल रहा है। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा, लागू होने के फौरन बाद ये टूट जाएगा। तो ऐसा तो हुआ नहीं, तो ये आलोचना लिख के भी कोई फायदा यहाँ पे है नहीं, या हम लिख दे किताब में था। फिर हनुमंथैया ही है ना एक और देते हैं स्टेटमेंट, यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, ना ही संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा। तो इनका कहना था हनुमंथैया का कि गांधी का जो विचार रहा था, या गांधी जिस तरह का संविधान चाहते थे उस तरह का यह संविधान नहीं है। और इस तरह से यहाँ पे बोले कि यह वह संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते। मतलब ये जो संविधान बना है, इस तरह का संविधान महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, यह हनुमंथैया बोल रहे हैं। ना ही संविधान पर इन्होंने विचार किया होगा, मतलब इस तरह का संविधान हम लोगों का बनेगा ऐसा गांधी जी स्वीकार भी मतलब सोचे भी नहीं होंगे, विचार भी नहीं किए होंगे। तो इस तरह से हनुमंथैया यहाँ पे आपका, उम्मीद करते हैं नाम याद हो गया होगा। तो ये हनुमंथैया का ये गांधी वाला स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, या वही वाला है ना वीणा और सितार वाला आप लिख दीजिएगा कि हम वीणा और सितार का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन इंग्लिश बैंड सुने। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी लोग यहाँ पे है ना लिख रहे थे वो तो आपके किसके है ना किस शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए हैं, तो ब्रिटिश है ना के शिक्षा पद्धति में ही वो पढ़े हुए होंगे। अब देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ स्टेटमेंट है, इसको भी आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया 1976 में पीआईएल की अवधारणा को न्यायाधीश कृष्ण अय्यर, यहाँ पे देखिए हो सकता है आप पीआईएल पढ़े होंगे तो ये सब पढ़े भी होंगे। तो कृष्ण अय्यर ने बॉम्बे कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई केस वाद में प्रस्तुत किया था। ये जो कॉन्सेप्ट है पीआईएल, आखिर ये पीआईएल है क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है वो होता क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट आया था, अवधारणा आया था, उसको कौन यहाँ पे इस अवधारणा को कॉन्सेप्ट को बताए थे, तो कृष्ण अय्यर बताए थे। किस केस में बताए थे, तो बॉम्बे कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई केस वाद में। तो ये जो है 1976 का केस है। अब इस केस में गैर पंजीकृत कामगारों के संगठन को अनुच्छेद 32 के तहत रिट या याचिका दाखिल करने का अधिकार दिया गया था। तो इस समय जब केस यहाँ पे हुआ था
तो यहाँ पे जो कृष्ण अय्यर है वो अधिकार दिए थे उन सभी गैर पंजीकृत जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उन सभी कामगारों को यानी वर्कर को संगठन को अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दाखिल करने का। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपका मौलिक अधिकार को छीना जाता है तो आप जो है रिट के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया अगर कोई गैर पंजीकृत संस्थान या संगठन है तो उनके जो कामगार हैं या वर्कर हैं वो भी यहाँ पे रिट जारी करवा सकते हैं। और ये कब आया था? 1976 में आया था। तो इस तरह से ये पीआईएल का अवधारणा इसी वक्त यहाँ पे कृष्ण अय्यर के द्वारा दिया गया होगा, ऐसा करके करंट अफेयर के कुछ किताब में या मैगजीन में देखने को मिला था, तो उसको हम यहाँ पे लिखे हुए थे। अब 1976 यानी 3 साल बाद यहाँ पे बोलता है सबसे पहली पीआईएल हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस में दायर की गई थी। तो इस तरह से वहां कॉन्सेप्ट दिया गया कि पीआईएल क्या होगा। अब उस पीआईएल के कॉन्सेप्ट के आधार पे 3 साल बाद यहाँ पे बोलता है पहला जो पीआईएल दायर हुआ वो कौन सा था? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस। और इस तरह से यहाँ पे बोलता है यह जेलों और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों से संबंधित था कि जेल में जो लोगों को रखा गया था उनका जो कंडीशन था वो मानव जैसा, उसको जानवरों के जैसा व्यवहार किया जाता था। तो उनके बारे में था कि यहाँ पे विचाराधीन कैदी थे, यानी कि उनको तो सजा भी नहीं मिला है कि 5 साल का होगा कि 10 साल लगा, उसका केस पे केस या तारीख पे तारीख मिल रहा है और उसी के दौरान वो जेल में रह रहा है और जेल में जो रह रहा है वो अमानवीय तरीके से इसको रखा जा रहा है, खाना पीना रहना बहुत ही खराब स्थिति में उसको रखा जा रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे पीआईएल किया गया था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस में। तो इस तरह से यहाँ पे पहला पीआईएल आपको 1979 में देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे देखने को मिलता है कि 1981 में फिर से यहाँ पे अगर हम जुड़े तो 2 साल के बाद हम कह सकते हैं मोटा मोटी 2 से है ना, तीसरा साल में यहाँ पे एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ को केस में न्यायाधीश पीएन भगवती, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है पीआईएल के संदर्भ में, याद रखिएगा, द्वारा पीआईएल का आंदोलन का नया दौर शुरू किया गया। और ये पीएन भगवती जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ पीआईएल। अब क्यों बोला जाता है वो आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस में न्यायाधीश पीएन भगवती, अगर कम से कम ये अगर याद ना रहे तो पीएन भगवती का नाम याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ पीआईएल कहा जाता है। अब यहाँ पे भगवती जो है वो क्या बोलते हैं या क्या इनका स्टेटमेंट था या इनका क्या है ना डिसीजन था, जजमेंट था, उसको देख लीजिए ताकि है ना इसको फादर ऑफ पीआईएल बोला जाता है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984 में ये एक डिसीजन देते हैं या एक कथन इनका है, वो कथन को सुनिए तो पता चलेगा कि क्यों इसको फादर ऑफ पीआईएल कहा जाता है। यह बात जरूर याद रहे कि गरीबों की समस्या ऐसे लोगों की समस्याओं से गुणात्मक रूप से अलग है जिन पर अब तक अदालत का ध्यान रहा है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नजरिया अपनाने की जरूरत है। यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ करने की कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते हैं तो वे कभी अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो कहने का मतलब है इसका मूल सार को अगर समझिए, देखिए हम शुरुआत से ही बोल रहे हैं कोई कथन है तो आप हूबहू लिख लीजिएगा एकदम वर्ड बाय वर्ड, ऐसा संभव नहीं होता है। एग्जाम में बहुत सारे चीज पढ़ के जाने पड़ते हैं, बहुत सारे है ना स्टेटमेंट होते हैं, उसको आप हूबहू कैसे लिखिएगा, लेकिन जो उसका सार है, निष्कर्ष, उसको तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पीएन भगवती कहना क्या चाह रहे हैं कि हमको यहाँ पे एक बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है? कि गरीबों का जो समस्या है ऐसे लोगों की समस्याओं से गुणात्मक रूप से अलग है जिन पर अब तक अदालत ध्यान देता रहा है। तो अदालत कौन जाता है? जो समृद्ध है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है ही नहीं, जिसके पास सुविधा है ही नहीं, वो तो अदालत जा ही नहीं पाता था। इसीलिए कहा जा रहा है हमको उन लोगों से अलग तरीके से उनको देखना होगा जो अदालत पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है लेकिन फिर भी वो अदालत पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ना तो है ना उस तरह का आर्थिक व्यवस्था है, ना ही हो सकता है कुछ उस तरह के जानकारी रहेंगे। तो उसको एक अलग नजरिया से आपको देखना है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नजरिया अपनाने की जरूरत है। तो जो गरीब है, जिनको न्यायालय तक पहुंच नहीं है, जिनका, उनके प्रति आपको थोड़ा सा अलग नजरिया से देखना होगा और उनके साथ भी अगर किसी तरह का अन्याय हो रहा है तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा? न्याय देना पड़ेगा। यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंदकर इंसाफ करने के प्रति कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते हैं तो वे कभी भी अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्रतिकूल, आप उम्मीद करते जान रहे होंगे कि आंख मूंदकर इंसाफ करने का प्रतिकूल प्रक्रिया, यानी कि गरीब है तो उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो होने दे। अगर ये चीज अगर हम देखते रहेंगे तो एक तरह से उनका जो मौलिक अधिकार है वो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और इस तरह से ये भारतीय संविधान का एक तरह से कहिए अवहेलना होगा कि भारत के रहने वाले नागरिक के साथ किसी तरह का कोई भी भेदभाव हो रहा है या मौलिक अधिकार उसका छीना जा रहा है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष बस इतना है, इतना समझिए कि अमीर है या जो कि आर्थिक रूप से संपन्न है या जो जानकार है वो तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, न्याय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वैसे लोग जो कि गरीब है वो न्यायालय तक जा नहीं सकते, उनका आर्थिक स्थिति खराब
है। इसीलिए यहाँ पे जो लोग हैं या भारत के लोग हैं, पीआईएल वही ना होता है कि जो खुद से केस नहीं कर सकता है, उसके बदले में कोई दूसरा उसका केस कर सकता है और उसके बाद उसको न्याय दिलाने का काम करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे गरीब को जो है अलग तरीके से हमको देखना होगा। अगर उनके साथ अन्याय हो रहा होगा तो हमको न्याय दिलाना होगा, तभी जाके उनका मौलिक अधिकार जो है वो सुरक्षित रहेगा, और नहीं तो मौलिक अधिकार उनका सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसा यहाँ पे आपका कहा गया है पीएन भगवती के द्वारा, इसीलिए इसको फादर ऑफ पीआईएल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, अलग अलग पीआईएल किया गया और पीआईएल करने के बाद यहाँ पे अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले आए। तो इस तरह से कुछ फैसला यहाँ पे हम लिखे, सबको तो यहाँ पे लिखे नहीं क्योंकि हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे पीआईएल हुआ होगा और बहुत सारे डिसीजन आए होंगे, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे डिसीजन है जो कि एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद है, 1987 में ये डिसीजन आया। ये क्या डिसीजन है देखिए, हालांकि याचिकाकर्ता गंगा नदी के किनारे किसी संपत्ति का स्वामी नहीं है, फिर भी वो वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने का हकदार है। तो कहा गया कि अगर कोई गंगा नदी है, यहाँ पे अगर आपका कोई जमीन नहीं भी है और यहाँ कुछ गलत काम हो रहा है तो इसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, और ये चीज को यहाँ पे लीगल माना गया आपका 1987 में। वही ना बोल रहा है, याचिकाकर्ता के पास गंगा नदी के किनारे किसी तरह का कोई स्वामी नहीं है, संपत्ति का स्वामी नहीं, फिर भी वो वैधानिक प्रावधानों को, जो भी कानूनी प्रावधान है उसको लागू करने के लिए न्यायालय जाने का हकदार है। ठीक है, हमारा ये जमीन नहीं है, लेकिन अगर कोई कानूनी यहाँ पे प्राधिकार है या कानूनी एक तरह से कह सकते हैं या प्रावधान है जिसको यहाँ लागू करना है, साफ करने के लिए या गंगा को सुरक्षित रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, तो वो जो व्यक्ति जिसके पास है ना गंगा नदी के तट पे जमीन नहीं है, वो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका 1987 में एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद में ये पीआईएल में डिसीजन आया था। दूसरा है विशाखा बनाम राजस्थान राजवाद, जो कि 1987 में यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं 10 साल के बाद ये है ना डिसीजन लिखा गया है, और भी आया होगा लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न को अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, जो भी आपको याद रहेगा है ना वो स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद में बोलता है अगर गंगा के किनारे आपका जमीन नहीं है तब भी आप वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए वहां पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह से यहाँ पे विशाखा बनाम राजस्थान राजवाद जो कि 1987 10 साल उसके बाद आता है, और यहाँ पे भी बोला जाता है कि अगर कहीं पे भी महिलाओं के साथ यहाँ पे यौन उत्पीड़न होता है तो उसको हम अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ये मान सकते हैं। तो इस तरह से ये जजमेंट था पीआईएल से संबंधित दो, वो हम लोग यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे इसी टॉपिक के अंतर्गत आपको मौलिक अधिकार संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित जो भी यहाँ पे केस आए हैं उसको हम यहाँ जल्दी जल्दी बता देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये आप लोग बेसिक जो किताब पढ़ रहे होंगे उसमें पढ़े ही होंगे, ये कोई नया चीज है नहीं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, इसमें बोलता है मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अगर मौलिक अधिकार में कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 67 में यहाँ पे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद आता है। फिर से यहाँ पे आपका बोला जाता है फंडामेंटल राइट, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे हम लिखे हैं फंडामेंटल राइट जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे शंकरी प्रसाद में बोला जा रहा है संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट आ रहा है, ऐसे भी दूसरा जजमेंट हम कब करेंगे या पढ़ेंगे जब उसके अपोजिशन या अपोजिट कुछ डिसीजन आएगा तभी पढ़ेंगे। अगर सेम चीज बोलता है तो उतना ज्यादा पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, कभी कभी हम पढ़ लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं रहता। तो इस तरह से 51 में बोला मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं यहाँ पे शंकरी प्रसाद, लेकिन गोलकनाथ वाला जब 67 में आता है, 67 में आता है तो बोलता है मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे 71 इंदिरा गांधी का काल आएगा, 24वां संविधान संशोधन में कहा जाएगा मौलिक अधिकार को सीमित करने और फंडामेंटल राइट को वापस लेने का शक्ति संसद के पास है, यानी कि यहाँ पे अनुच्छेद 368 के तहत इसको संविधान में संशोधन किया जा सकता है 71 के 24वां संविधान संशोधन में। फिर यहाँ पे 73 में आता है सबसे बड़ा जजमेंट यहाँ पे है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद मामला, मूल ढांचा की क्षति पहुंचाए बगैर ना फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं। और पहली बार जो मूल ढांचा शब्द यहाँ पे कहा गया वो चीज आपका केशवानंद भारती में ही कहा गया, लेकिन मूल ढांचा क्या है ये हमको कहीं पर डिफाइन किया गया नहीं है, ये अलग अलग जजमेंट से ही हमको पता चलता है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन, देखिए यहाँ 24वें है, 24 को दुगुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। संशोधन का असीमित अधिकार है, मतलब यहाँ पे इंदिरा गांधी बोल रही है कि हम तो संशोधन करेंगे ही करेंगे, आप यहाँ पे रोक नहीं सकते क्या मूल ढांचा और क्या मूल ढांचा नहीं है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे फिर से यहाँ पे मिनर्वा मिल
मामले में यहाँ सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट आता है, 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक करते हुए इसको निरस्त कर देता है और संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है। ऐसा फिर से यहाँ पे संविधान मिनर्वा मिल मामले में यहाँ पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो बोलती है। फिर है वामन राव मामले, सुप्रीम कोर्ट ने पुनः मूल संरचना के सिद्धांत को माना 1981 में। तो कहने का मतलब है अब यहाँ पे अल्टीमेटली कहा गया कि अगर आपको संविधान में संरचना कोई भी संशोधन करना है तो उसके मूल ढांचा या मूल संरचना को क्षति पहुंचाए बगैर ही आपको वहां पे क्या करना है, उसका संशोधन करना है, और नहीं तो आप उसको संशोधन नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जाने। चलिए 34 मिनट हुआ है और भी अब थोड़ा सा कम अब मिलेगा, है ना। तो जल्दी जल्दी इसको जितना भी होता है 1 घंटा का वीडियो हम लोग बनाएंगे, जितना भी टॉपिक कवर होगा वो है ना आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि अलग अलग छोटा छोटा वीडियो बनाया जाए। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, तो इस तरह से हम लोग जो राइट है फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है, और जो ड्यूटीज है ना 51A वाला, तो उसको हम लोग देते हैं। तो IR है ना, IR कोहेलो केस में यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा के उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कहने का मतलब है किसी को आप 9वीं अनुसूची में डाल दिए तो ऐसा नहीं है उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर आवश्यकता पड़े। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो है ये याद रखिएगा, IR है ना कोएलो केस जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कथन था कि कोई भी विधि को अगर 9वीं अनुसूची में आप डाल दिए तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अब इसका कोई समीक्षा नहीं होगा, उसका भी समीक्षा किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। आगे यहाँ पे दिया गया है चंपक दोराय राजन बनाम यहाँ मद्रास राज्य। तो इस तरह से चंपक दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य में यहाँ पे क्या बोलता है, मौलिक अधिकार प्राथमिक है और DPSP सहायक रूप में है, अतः FR सर्वोच्च है। तो इस तरह से कभी कभी तुलना करने बोलता है ना कि मौलिक अधिकार और राज्य के निर्देशक तत्वों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या है ना, किस तरह से आप तुलना कर सकते हैं। तो आप ये सब का है ना स्टेटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे आपका जो आंसर है उसका क्वालिटी हम बार बार करें, थोड़ा सा इंप्रूव आपको दिखेगा, या थोड़ा सा आपके आंसर में एक तरह से कहिए है ना जो कहिए है ना अच्छा चीज दिखेगा, जो कि दूसरे के आंसर में बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बोल रहा है मौलिक अधिकार प्राथमिक है, जो प्राइमरी जो है वो क्या मौलिक अधिकार है, और DPSP उसका क्या है, सहायक है। तो इस तरह से बोलते हैं ना सप्लीमेंट्री है ना सब्जेक्ट होता है, तो उसी तरह से एक जो है कंपलसरी है, दूसरा सप्लीमेंट्री है। तो इस तरह से अगर दोनों में हमको तुलना करना पड़े तो फंडामेंटल राइट ही क्या है, सर्वोच्च है। तो इस तरह से यहाँ पे 9 मार्च 2018 को एक निर्णय आता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे मामला आता है 2011 में, मतलब मामला जो आता है 2011 में अरुणा रामचंद्र सानबाग बनाम भारत संघवाद। तो इस है ना जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था 2011 में, अरुणा रामचंद्र सानबाग बनाम भारतीय संघ, उसमें डिसीजन आता है 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट का क्या, पैसिव यूथनेशिया। उम्मीद करते हैं आप पढ़े होंगे सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो ये जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है उसको अब मौलिक अधिकार के हिस्सा में यहाँ पे दे दिया गया है, और ये निर्णय 2018 में आया था। तो इस तरह से केस चलते चलते 11 से 18 आ गया, और 18 में आपको सक्रिय इच्छा मृत्यु निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है उसका अनुमति अभी मिल गया है भारत में। तो इस तरह से ये आपका 2018 का डिसीजन है। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ में 7 न्यायाधीश के खंडपीठ, उम्मीद करते हैं मेनका गांधी वाला आप तो जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 में बहुत सारा जो चीज एक्स्ट्रा जोड़ा गया है वो इन्हीं के डिसीजन के बाद होना है, यानी इन्हीं है ना जो एक तरह से कहिए है ना इनका की जो केस है या उनका जो जजमेंट आया इसके बाद ही किया गया। अनुच्छेद 21 में बोलता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ व्यक्ति की शारीरिक और निजी स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि मानवीय सम्मान से जुड़े अन्य पक्ष भी शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में केवल जीने का स्वतंत्रता है, जीवन के साथ है ना सही तरीके से और सम्मानित पूर्व जीवन जीने का अधिकार है, और इसीलिए दूसरे जो मानवीय पक्ष है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए निशा का अधिकार, आपको मौलिक है ना पर्यावरण शुद्ध है ना पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बहुत सारे अधिकार इसमें जुड़े गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका 1978 का मेनका गांधी ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, तो ज्यादा इसमें डिस्कस करते नहीं है। 2017 में यहाँ पे बोलता है KS पुट्टास्वामी में बना भारत संघ में बोलता है निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया। तो इस तरह से निजता का अधिकार को भी मौलिक अधिकार यहाँ पे बोला गया। ये 2017 में कब, तो KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में। तो उम्मीद करते हैं याद रखिएगा पुट्टास्वामी वाला में यहाँ पे डिसीजन आता है कि जो आपका निजता है, प्राइवेसी है, वो भी आपका मौलिक अधिकार है, और कोई भी आपका मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता है, प्राइवेसी को आप छीन नहीं सकता है। फिर 2014 में यहाँ पे एक डिसीजन आता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम
भारत संघ मामले में क्या डिसीजन होता है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी जाती है। तो इस तरह से इसको तीसरा लिंग के रूप में मान्यता दिया गया 2014 में, और यहाँ पे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामला था। तो इस तरह से नालसा इसको हम लोग बोलते हैं। तो नालसा बनाम भारत संघ मामला में यहाँ पे ट्रांसजेंडर के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था उसको रोकने के लिए यहाँ पे कॉलम एक बनाया गया, जैसे मेल फीमेल होता है ना, तो उस तरह से यहाँ पे थर्ड जेंडर के तौर पे यहाँ पे ऐड किया गया। तो इस तरह से निस्सा का अधिकार कब मिला, है ना, ट्रांसजेंडर को यहाँ पे थर्ड, है ना, एक तरह से कहिए ये लिंग के रूप में मान्यता कब मिला, ये सब चीज आपको एक एक करके देखते रहना होगा। फिर है श्रेया सिंघल मामला, ये 2015 का है। बोलता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम 2000 की धारा 66(a) को रद्द कर दिया गया, जिसका उपयोग इंटरनेट पर भाषण की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि सरकार जो है अपने खिलाफ अगर कोई उसका आलोचना कर रही थी तो इस नियम का सहारा लेके उसको क्या कर रही थी, रद्द कर दे रही थी, या उसके साथ एक तरह से कहिए भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है श्रेया सिंघल मामला में, उसमें कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको आप जो है 2000 जो अधिनियम आया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा 66 है उसके तहत उसको रोक नहीं सकते, उसको सीमित नहीं कर सकते हैं। उसको अभिव्यक्ति अगर जो सोच रहा है और उससे समाज में किसी तरह का कोई भी भेदभाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, समाज में किसी तरह का, है ना, दंगा फसाद नहीं हो रहा है, तो उसको बोलने का बिल्कुल, है ना, अधिकार है। अगर कोई आलोचना आपका कर रहा है तो आलोचना आपको सुनना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये 66(a) को भी यहाँ पे समाप्त किया गया, मौलिक अधिकार, है ना, बोल के कि आपका मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति, आप जो चाहते हैं, है ना, वो जो सोचते हैं, जो विचार रखते हैं उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे शंभुनाथ शंकर बनाम भारत बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद है, उसमें क्या बोला गया है देखिए, उसको समझते हैं। बोलता है हालांकि प्रिवेंशन डिटेंशन, हम लोग जानते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन दो तरह का यहाँ पे गिरफ्तारी होता है। तो आपको एक होता है 24 घंटे के लिए और एक होता है प्रिवेंशन डिटेंशन, जो कि अपराध करने से पहले आपको पकड़ लिया जाता है और 3 महीने तक कैद में रखा जाता है। तो इस तरह से प्रिवेंशन डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है। ये शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद में बोला जा रहा था ना कि आप जो है किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, 3 महीना तक अंदर रखते हैं, उसका मौलिक अधिकार तो छीना जा रहा है, लेकिन इसके संदर्भ में क्या बोला जा रहा है, हालांकि प्रिवेंशन डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकार के उल्लंघन करती है, लेकिन कभी कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाने आवश्यक होते हैं। ये बोला गया था शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया था, है ना, एक आवाज उठाया गया था कि प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत जो 3 महीना लोगों को रखा जाता है वो जो है उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का एक निष्कर्ष निकालिएगा, तो जजमेंट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ पे बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्यवाद है, तो यहाँ पे दिया गया होगा, हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि ठीक है, ये जो है मौलिक अधिकार को थोड़ा बहुत यहाँ पे सीमित करता है, लेकिन अगर देश का सुरक्षा का मामला हो तो इस तरह से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। हम यहाँ पे किसी तरह का कोई कोताही बरत नहीं सकता है, यानी प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत जो 3 महीना रखा जाता है उसको ये सही बोले, बस यही निष्कर्ष में यहाँ पे आपको रखना है। फिर यहाँ पे 1995 में सरला मुद्दलवाद जो आता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं केवल बहुविवाह के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया गया तो वह वैध नहीं होगा। देखिए, धर्म को लेकर परिवर्तन है कि जो अगर चाहता है किसी धर्म में कन्वर्ट होना, तो अगर उसका खुद का मन है तो वो कन्वर्ट हो सकता है, जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण करना नहीं। लेकिन आप केवल और केवल धर्म इसलिए परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि 2 विवाह कर सके तो ये अवैध माना जाएगा। तो बस ये सुप्रीम कोर्ट का सरला मुद्दलवाद में कहा गया है कि केवल बहुविवाह के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया गया है तो वह वैध नहीं होगा। आप केवल शादी करने के लिए 2-3 शादी कर सके, इसके लिए आप इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लीजिएगा तो ये वैधता कभी नहीं आपको मिलेगा, ठीक ना। ये आपका सरला मुद्दलवाद में बोला गया था। 2000 में लिली थॉमस वाद में बोला गया 2 विवाह के मामले में मुकदमा चलाना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कहने मतलब कोई इस्लाम भी धर्म को ग्रहण करता है और 2 विवाह वहां पे, है ना, कर लिया है, तो 2 विवाह के खिलाफ अगर कहीं पे सुप्रीम कोर्ट कोई जाता है या हाईकोर्ट जाता है तो उसका मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। कि बोला गया है धार्मिक, है ना, मान्यता या धर्म को स्वतंत्र रूप से आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, तो वैसा नहीं माना जाएगा क्योंकि 2 अधिकार है, तो महिला का यहाँ पे सुरक्षा का या मौलिक अधिकार का भी बात आ जाता है। इसलिए बोला गया कि 2 विवाह के मामले में मुकदमा चलाना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर आप 2 शादी किए हैं और आपके खिलाफ कहीं मुकदमा चल रहा है तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि धार्मिक रूप से हमको स्वतंत्रता मिला है और हम अपने धर्म का अपने तरफ से अपना जो हमारा विचार है, अभिव्यक्ति उसको मान सकते हैं और इसीलिए वहां पे हमको अनुमति मिला 2 विवाह करने का, तो हम विवाह किए, ऐसा आप यहाँ पे कह नहीं सकते हैं। अगर, है ना, यहाँ पे किसी भी महिला का
कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा होगा तो वो केस आपके ऊपर कर सकती है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। हम एक्स्ट्रा में ऐसे यहाँ पे बताया, बस इतना आपको लिखना है कि अगर दो विवाह मामले है ना में कोई मुकदमा आपके ऊपर चलाया जाता है तो आप ये नहीं कहिएगा कि अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है या सरकार नहीं मानेगी इसको, है ना। लगा सी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलता है अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों के मामलों में हिंसा या धार्मिक धमकियों के कृत्यों पर कड़ी सजा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। यानी कि आप सुने होंगे ऑनर किलिंग के बारे में कि अगर कोई अलग जाति से कोई विवाह कर लेता है लड़का या लड़की तो उसके घर वाले ही उसको मार देते हैं। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि अगर अंतर जाति अगर अलग अलग जात का हो या अलग अलग धर्म का अगर विवाह का मामला आता है और उसके खिलाफ अगर हिंसा होता है, धमकी होता है, तो उसमें कड़ी सजा की आवश्यकता है ना। फिर यहाँ पे प्रकाश डाला गया है, यानी कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलता है लता सी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इस तरह से यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ही लिखे हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ही है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये दिया गया है। अब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसके बारे में देख लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम बचा है, उसके बाद आपको यहाँ पे आगे बताते हैं। अभी है 17 मिनट। चलिए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज इंदिरा गांधी के समय देख लीजिए कि कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य यहाँ पे है कि आपके अधिकार नहीं है, कुछ कर्तव्य भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इंदिरा गांधी ही इसको जोड़ी थी। मूल कर्तव्य का नैतिक मूल अधिकारों को कम करना नहीं है। तो मूल कर्तव्य अगर कोई आज आपको करने के लिए, आपका भी कुछ कर्तव्य है, 11 कर्तव्य आपको दिया गया है भारतीय संविधान में। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि अगर कर्तव्य के लिए आपको कुछ कहा जा रहा है, आपका कुछ ड्यूटी बताया जा रहा है, तो इससे आपका अधिकारों का कम आना नहीं हो रहा है, आपका अधिकार कम नहीं हो रहा है। कुछ कर्तव्य भी करने के लिए कहा जा रहा है, अधिकारों के साथ साथ आपको अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई कर्तव्य या ड्यूटी करने के लिए कह रहा है तो आपका मौलिक अधिकार को वो क्या कर लिए वहां पे, है ना, संतुलन वहां कम कर दे, ऐसा नहीं होगा। कि आपको बस इतना, है ना, थोड़ा बहुत इसका निष्कर्ष देखिएगा कि मौलिक कर्तव्य कुछ ऐसा होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य भी, मौलिक अधिकार भी आपका बना रहे और मौलिक कर्तव्य भी अपने, है ना, जो है उसके प्रति भी एक इंसान जो है वो सजग है। मतलब मौलिक अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी आपको निर्वहन करना है। यही एक निष्कर्ष निकल सकता है इंदिरा गांधी के ये कथन से, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग अगला कथन देखते हैं गांधी जी के बारे में। हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य है। अगर हम कहीं से अधिकार, है ना, मांग रहे हैं कि मेरा ये अधिकार है, तो सबसे पहले अपने कर्तव्य करने होंगे। जब तक हम अपना कर्तव्य या ड्यूटी नहीं निभाएंगे तब तक हम किसी चीज को मांगने का भी हक रखते नहीं है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप हमको क्या मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। तो कहते हैं ना कि कर्तव्य करते रहो, अपना कर्म करते रहो, फल मिलते जाएगा। तो उसी तरह यहाँ कहा गया है कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो कर्तव्य करना होगा। और यहाँ तक कहा दिया गया कि अगर आप अपना कर्तव्य करते रहिएगा तो अधिकार मांगने की आवश्यकता ना पड़ेगा ही नहीं, आपको खुद ब खुद क्या मिल जाएगा, आपका अधिकार मिल जाएगा। अब यहाँ पे डीपीएसपी देखते हैं, ग्रेनमील ऑस्टिन डीपीएसपी के बारे में क्या बोलते हैं, संविधान की मूल आत्मा। तो इस तरह से यहाँ पे कौन संविधान का मूल आत्मा किसको किसको बोला है, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। चलिए, उसके बाद है सर BN राव, जो कि संविधान, है ना, सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये व्यक्तिगत अधिकार को दो तरह से मानते हैं। एक जो है, कोई भी व्यक्ति है उसको दो तरह से, है ना, देखते हैं कि एक व्यक्ति का कितने अधिकार है। तो दो प्रकार के, एक है न्यायोचित, जिसको आप, है ना, जज या कोर्ट में क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। दूसरा गैर न्यायोचित डीपीएसपी होता है। तो न्यायोचित फंडामेंटल राइट है, गैर न्यायोचित डीपीएसपी है। तो आप इसका नाम लिख सकते हैं सर BN राव, ऐसा भी आपको याद रहा होगा। तो इस तरह से ये, है ना, यहाँ पे किसको देखते हैं, आपका डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को इस तरह से देखते हैं कि अगर कुछ न्यायोचित है तो उसको फंडामेंटल राइट्स में रख दिया जाए, अगर कुछ गैर न्यायोचित है तो डीपीएसपी में रख दिया जाए। BR अम्बेडकर क्या बोलते हैं, लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन समय में उसे मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना होगा। कहा जाता है ना कि डीपीएसपी तो गैर न्यायोचित है, आप इसके खिलाफ, है ना, सुप्रीम कोर्ट जा ही ना सकते, तो सरकार लागू क्यों करेगी। तो यहाँ सीधा सीधा BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि इलेक्शन के समय तो सरकार जाती है और उस समय उसको बोलना होगा ना कि हम पिछले 5 साल में क्या क्या काम किए। तो अगर वो काम अगर नहीं बताएगी तो फिर उसको वोट कैसे देंगे लोग। इसीलिए कहा गया कि यहाँ लोकतांत्रिक मत पर कार्य करने वाली सरकार, यानी कि कोई सरकार अगर लोकतांत्रिक मत, लोगों के
जो डिमांड है उस पर अगर काम करेगी तो उसी तरह से नीति बनाएगी, और इस तरह से जब नीति बनाएगी तो जो निदेशक तत्वों में यानी डीपीएसपी में जो बोला गया उन सब बातों को ध्यान रखेगी। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है यानी डीपीएसपी में जो भी आपको अधिकार देने का बात किया गया, अगर उस चीज का अवहेलना करेगा तो निर्वाचन के समय उसे मतदाताओं के समक्ष तो इनका उत्तर देना पड़ेगा ना कि हमको क्यों सामाजिक आर्थिक है ना या है ना जो भेदभाव है उसको अति किया जा रहा है, पर्यावरण की सुरक्षा क्यों नहीं किया जा रहा है ना। तो बहुत सारे जो भी आपको डीपीएससीबी में अधिकार दिए गए, अगर उन अधिकारियों को आप धीरे धीरे करके जनता को नहीं दीजिएगा तो कहीं ना कहीं जब आप निर्वाचन के समय जनता के समक्ष जाइएगा तो जनता आपसे सवाल करेगी और हो सकता है आपको जनता जो है अपना समर्थन ना दे और इस तरह से आपका सरकार गिर जाए। तो इस तरह से यहाँ पे सभी सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार है वो चाहती है कि डीपीएसपी में जो भी प्रावधान दिया गया है उनको हम अपने जब भी नीति बनाए तो उसमें थोड़ा बहुत उसका जो तत्व है उसको ध्यान में रखें। एमएल सिंह भी पंचायती राज में ये पढ़े होंगे उम्मीद करते हैं। डीपीएसपी संविधान को जीवन दाता देने वाली व्यवस्था है। डीपीएसपी संविधान को जीवन दान देती है। अगर इसके प्रावधानों को आप लागू नहीं कीजिएगा तो फिर यहाँ पे है ना एक तरह से कह सकते हैं मृत है ना जैसा दिखेगा। न्यायाधीश एमसी छगला ये क्या बोलते हैं, यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है ना। इनका कथन है कि अगर सभी डीपीएसपी में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उन सबको अगर लागू कर दिए जाए तो एमसी छगला जो कि यहाँ पे न्यायाधीश थे वो बोलते हैं कि अगर डीपीएसपी के सभी प्रावधान को लागू कर दिया जाए तो यहाँ पे हमारा देश जो है वो धरती का क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। कहा जाता है यहाँ इतने अच्छे अच्छे बात लिखे गए हैं उन सबको लागू केवल कर दिया जाए तो हमारा है ना देश जो है वो स्वर्ग के भांति लगेगा। तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं आपका ये जो है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है। तो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं। बोलता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या भारतीय संविधान में भारतीय संघ के कार्यकलापों का एक प्रमुख होगा जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाएगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति के बारे में कहा गया कि भारतीय संविधान में भारतीय संघ के कार्यकलाप जो भी इंडियन गवर्नमेंट का यूनियन होगा या एग्जीक्यूटिव होगा उसका जो हेड होगा, उनके जो हेड होते हैं उसको राष्ट्रपति कहते हैं। ये ऑलरेडी आप पढ़े होंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की है। तो जैसे ब्रिटिश संविधान में राजा है उसी तरह भारतीय संविधान में राष्ट्रपति है। बस दोनों में अंतर यह है कि वो वंशानुगत होते हैं, ये वंशानुगत नहीं होते। ये बी आर अम्बेडकर का कहना था। 1980 में मारूराम बनाम भारत संघ में और 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम वेस्ट बंगाल में क्या बोला गया, राष्ट्रपति को दया याचिका का फैसला करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्रवाई करनी चाहिए। यानी मंत्रिपरिषद जिस तरह का सलाह देगी उसी तरह से राष्ट्रपति को काम करना है, अपने मनमर्जी कोई भी काम यहाँ पे नहीं करना है दया याचिका के संदर्भ में। और ये दो बार डिसीजन मिला है। 1980 में मारूराम बनाम है ना भारत संघ में भी यहाँ पे मिला है। दूसरा 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम वेस्ट बंगाल में भी ये डिसीजन दिया गया। अब वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं। ये बी आर अम्बेडकर है ना के द्वारा क्या कहा गया इनके पद के बारे में, इसको देख ले। बोलते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य है। उपराष्ट्रपति के कार्य जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सामान्य है। उसका मुख्य कार्य राज्यसभा का अध्यक्षता करना है। हम जानते हैं कि वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा का, तो अध्यक्षता करना है एक विरल अवसर होता है। मतलब बहुत रेयर ऐसा हमको समय देखने को मिलता है जब वो अल्पकालिक समय के लिए उसे राष्ट्रपति का कर्तव्य है ना का निर्वहन करता है। तो राष्ट्रपति किसी तरह से आकस्मिक उनका देहांत हो जाए या उनका पद खाली हो जाए तब जाके यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्य का निर्वहन करते हैं उनके कार्यों का। तो ऐसा बहुत विरले देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे निर्वहन करने भी लग जाए तो बहुत लंबा समय ये नहीं करते हैं। इस प्रकार आवश्यक नहीं है कि लगता है राज्य विधायिकाओं के सदस्य के उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने, अच्छा यहाँ पे निर्वहन करते भी है तो ज्यादा लंबा समय तक यहाँ नहीं करते। इसीलिए बोलता है कि ये आवश्यकता नहीं लगता है ना। ये जरूरी नहीं है कि राज्य के विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाए। तो कहने का मतलब है राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य जो है वो क्या करते हैं, जो भी इलेक्टेड सदस्य होते हैं वो जाते हैं वोट करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप देखिएगा विधानसभा के सदस्य नहीं जाते। तो उन्हीं के पक्ष में यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते ही नहीं है। वो तो राज्यसभा के एक सदस्य होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा के, वो क्या होते हैं सभापति होते हैं। तो उनका काम वही रहता है। हाँ, रेयरली कभी कभी वो राष्ट्रपति का पद को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ विधानसभा के सदस्य जाएं और वोटिंग करें, इसका कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मंत्रिपरिषद के बारे में क्या कहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व केवल पीएम की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जब तक कि हम ऐसे कार्यालय को निर्मित ना करें और
उसे मंत्रियों को नामित और बर्खास्त करने की शक्ति यहाँ प्रदान नहीं करे, सामूहिक उत्तरदायित्व तो नहीं हो सकता। तो देखिए बोला जाता है ना, सामूहिक उत्तरदायित्व तो केवल पीएम की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। बोलता है टीम का जो कैप्टन होता है उसको आपको पावर देना होगा ना, तब ना उसी के है ना लीडरशिप में आप कोई भी उत्तरदायित्व किसी के है ना पक्ष में आप रख सकते हैं। बोलता है इसीलिए जब तक कि हम कार्यालय को निर्मित ना करें, ऐसे कार्यालय मतलब ऐसा ऑफिस निर्मित ना करें जहां और उसे मंत्रियों को नामित और बर्खास्त मतलब पीएम को नॉमिनेट करने, मंत्री कौन बनेगा वो भी है ना फैसला रखना होगा, और उसको बर्खास्त कैसे करेंगे इसको भी उसको पावर देना होगा, करने की शक्ति प्रदान कर ना करे तो सामूहिक उत्तरदायित्व तो नहीं होगा। कहने का मतलब पीएम को अगर पावर दीजिएगा ही नहीं तो सामूहिक उत्तरदायित्व उसके लीडरशिप में हमको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए पीएम के पास इतना पावर होना चाहिए कि कोई भी मंत्री को वो नॉमिनेट कर सके या राष्ट्रपति को है ना के समक्ष नाम उसको भेज सके और उसको मंत्री का पद दे सके, या नहीं तो किसी भी मंत्री को वो बर्खास्त कर सके। कहते हैं ना कि अगर कोई एक मंत्री का पद खाली होता है तो एक पद खाली होता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए तो संपूर्ण मंत्री परिषद ही क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। तो इस तरह से ये जो होते हैं गाड़ी के एक ड्राइवर होते हैं, अगर ड्राइवर है ना कूद गया गाड़ी से तो पूरा गाड़ी क्या हो जाएगा, गड्ढे में चला जाएगा। और एक पैसेंजर अगर यहाँ पे क्या होता है कूदता है तो बस एक पैसेंजर का सीट क्या होगा यहाँ पे खाली होगा। कैबिनेट की भूमिका क्या है वो देख लीजिए, है ना क्या है ग्लैडस्टोन करके है। कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिक्रमण करते हैं। तो कहता है कैबिनेट जो निर्णय लेगा उसी के अनुसार सारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह जो है उपग्रह जो है यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, उसी तरह से बोला जा रहा है कि कैबिनेट सूर्य है और उसके चारों ओर यहाँ पे है ना उसी के आधार पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ये गैलेस्टोन के द्वारा बोला गया। फिर लेवल बोलते हैं कैबिनेट राजनीति वास्तु का आधार है, मतलब अगर राजनीति वास्तु है, आर्किटेक्ट है, तो उसका जो बेस है वो क्या है आपका कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट के द्वारा ही महत्वपूर्ण डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। ठीक है, ये सब याद रहता है तो ठीक है कीजिएगा, नहीं याद रहता है तो है ना कम से कम एक बार वीडियो आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ये सब आप याद करके लिख लिए तो समझ लीजिए आपका 2-4 नंबर तो एक प्रश्न में आपका बढ़ ही जाएगा, है ना। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म, आर राजगोपालम बनाम तमिलनाडु राज्य। कहा जाता है ना कि थोड़ा आप सोच रहे हैं इतना टफ को याद कैसे करें, यही तो बात है, टफ को याद करना पड़ेगा, लिखिएगा तब तो मार्क्स आएगा, नहीं तो सब तो इजी लिख ही रहा है, जो आसान हो वो तो सब लिख के आएंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा तो लिखना पड़ेगा ना। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी इसको आप लिख लेते हैं याद करके तो आपका मार्क्स जो है जरूर इंप्रूव होगा। जुडिशियल एक्टिविज्म में देख लीजिए, आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य में बोलता है निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे दिया गया। कपिला हिंगोला बनाम भारत, ये पुट्टा स्वामी भी मिला था, यहाँ पे भी शायद कुछ बोला होगा, है ना। कपिला हिंगो रानी बनाम भारत संघ, भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंग के रूप में चिन्हित किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप अनुच्छेद 21 का ही हिस्सा है। अजय बंसल बनाम भारत संघ में बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में फंसे व्यक्तियों के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। तो इस तरह से ये चीज दिया है। भगवान दास बनाम दिल्ली राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग के लिए मृत्यु दंड को अनिवार्य बना दिया। तो इस तरह से अगर भगवान दास बनाम दिल्ली राज्य में बोला गया कि अगर कोई ऑनर किलिंग करता है, मतलब उसका गार्जियन अगर उसको मरवा देता है तो उसके लिए मृत्यु दंड का है ना अनिवार्य कर देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोले हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे और कितना बचा है, जल्दी जल्दी अगर इसको खत्म कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट में बोला गया गवर्नर के बारे में अम्बेडकर क्या बात बोले हैं ये देख लीजिए, 5 मिनट में हमको लगता है खत्म भी हो जाएगा। मेरे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि विवेकाधीन शक्तियों को किसी भी प्रकार से जिम्मेदार सरकार की उपेक्षा करेगा। मतलब कहता है ना कि राज्यपाल के पास विवेकाधीन अधिकार है, तो ऐसा नहीं है कि वो विवेकाधीन अधिकार का उपयोग ऐसे करेगा कि मंत्रिपरिषद का है ना जो निर्णय होगा उसके खिलाफ जाएगा, या कोई सामान्य प्रावधान नहीं है जो कि राज्यपाल को अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल की किसी भी सलाह की अवहेलना करने की शक्ति प्रदान करता है। सरकारी आयोग बोलता है राज्यपाल का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार बने, न कि सरकार बनाने का प्रयास करे। तो सरकार बने इस चीज को देखना, जबरदस्ती अपना वहां पे तिगड़म भिड़ाना नहीं है, सरकार बनाने का प्रयास आपको करना नहीं, सरकार बने ये चीज देखना है। स्टेट लेजिस्लेचर में बोलता है एमपी जैन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यहाँ पे बोलता है संविधान सभा ने राज्य में दूसरे सदन के विचार की आलोचना की इस आधार पर कि यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह विधायी कार्यों में विलंब करेगा और संस्था बहुत खर्चीली होगी। कहता है ना कि 2 सदन रखना जरूरी है कि नहीं, उसके संदर्भ में ये दिया गया था एमपी जैन इंडियन इंस्टीट्यूट लॉ के। आगे यहाँ पे देखते हैं क्या स्टेटमेंट है, खत्म ही कर देते हैं, उम्मीद करते हैं 2-4 मिनट में ये खत्म हो ही जाएगा, ठीक ना। चलिए एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ, यहाँ बोलते हैं राज्य संघ में महज उपांग नहीं है। बोला जाता है ना कि यहाँ पे संघीय है ना
मामला के बारे में कि राज्य जो है वो संघ का महज एक उपांग नहीं है और संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों की शक्तियों को कुचला नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे बोला जाता है ना कि कभी संघ जो है राज्य की शक्ति को कुचलती है, तो यहाँ पे एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ में बोला गया कि उसको अपना उपांग नहीं मानना है और उसको कुचलते नहीं रहना है, उसको भी कुछ अधिकार आपको देना है। केसी ईवीआर बोलते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति अर्ध संघीय क्वासी फेडरलिज्म के तौर पे है। फिर है सतनाम सतपाल बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में 1969 में एक डिसीजन आता है, भारत का संविधान संघीय या एकात्मक की तुलना में अर्ध संघीय है। तो संघीय है कि नहीं है उसके बारे में ये था, है ना। फिर है यहाँ पे दिया गया है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ द सीट एससी एसटी एंड लेजिस्लेचर सर्विस, है ना। देखते हैं कितना बचा हुआ कंप्लीट होगा कि नहीं। तो अच्छा हो जाएगा, है ना, बस यही तो देखना है। बोलता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में क्या बोला है, ओबीसी के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर, मतलब एक क्रीमी लेयर होगा 8 लाख या 10 लाख जो भी आपका इनकम एक फिक्स किया जाएगा, अगर उससे ज्यादा इनकम आप करते हैं तो ओबीसी रहते हुए भी आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वही चीज है, पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा और कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में बोला गया। यहाँ 16(4)A में 77वां संविधान संशोधन 1995 द्वारा इसको जोड़ा गया। नागरिकों को पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण का ये प्रदान करता है, पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण प्रदान करता है 16(4)A, यानी कि आपको केवल, है ना, एंट्री के समय नहीं, एंट्री करने के बाद जब आपको प्रमोशन होगा तो उसमें भी आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे, है ना, रिजर्वेशन दिया जाएगा। एम नागराज बनाम भारत संघ जो कि 2006 में वो बोलता है कि यहाँ पे संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि संवैधानिक रूप से वैध होने के लिए ऐसे किसी भी आरक्षण नीति को निम्नलिखित 3 संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी। क्या क्या, देखिए आरक्षण देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो देखिए। बोलता है सुप्रीम कोर्ट एससी और एसटी समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का शिकार है, तो अगर पिछड़ेपन का शिकार है तो आप उसको आरक्षण दे सकते हैं। सार्वजनिक नियोजन में एससी एसटी समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो भी दे सकते हैं, ऐसा एम नागराज बनाम भारत संघवाद 2006 में बोला गया। ऐसी आरक्षण नीति प्रशासन में समग्र दक्षता को प्रभावित नहीं करना है, तो कहने का मतलब उसका दक्षता में किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े, ये भी ध्यान रखना। भीमराव अंबेडकर कैग के बारे में क्या बोले, कैग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमानित खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना हो पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जा सकते हैं। तो कैग यही देखता है ना कि जितना पैसा बोला गया है खर्च करने के लिए उतना ही हो रहा है कि उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक ना। यहाँ टाइम बहुत कम है इसलिए लास्ट में हम बहुत स्पीड से पढ़ दिए, इसको अगर चाहे तो आप स्लो मोड करके पीछे देख लीजिएगा। मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का राइट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इस कार्य को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सभी आवश्यक कदम उठा सकती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो इस तरह से यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया था। चलिए हम यहाँ पे बता दिया और टाइम यहाँ पे आपका लगभग 1 घंटा पूरा हो गया है, वीडियो अब बंद हो जाएगा अपने आप। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप देखे होंगे तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक और टॉपिक हम लोग प्रयास करेंगे इकोनॉमिक्स के संदर्भ में लाए, और इकोनॉमिक्स का जो भी रिसेंट डाटा होगा उसको आपको अपडेट करवा दिया जाएगा ताकि आप भी उसमें आंसर लिख सकें।